नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मरुराज सक्सेना। ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ गई है। ये यूं कहें कि अब ये युद्ध का जो पड़ाव है वो तेल रिफाइनरी, गैस रिफाइनरी, एनर्जी सेंटर और क्रूड ऑयल पर आकर टिक गया है। ऐसे में बाजार के हालात क्या हैं, दुनिया से किस तरीके से देख रही है और आगे ये जंग कहां जाके रुकेगी, क्योंकि ईरान तो अब प्रचंड बदले की आग में धधक रहा है। और जब इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े तेल सेंटर पर हमला किया तो ईरान ने, आप देखिए, यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी पर तेल रिफाइनरी को टारगेट किया है। वहां अभी भी प्रोडक्शन बंद है, कई रिफाइनरी तो आग में धधक रही हैं। मौजूदा हालात को समझते हैं, आगे क्या होने वाला है इसे समझने के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकुर त्यागी जी, ये जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, मतलब ईरान तो ऐसा लग रहा है कि इंतकाम की आग में सब कुछ भस्म करने की तैयारी कर रहा है। और अभी यूएई की तरफ से भी जवाब आया, उनका रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि पहले जब हमले हुए तो हमने कुछ नहीं कहा, हमें लगा कि रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अब जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है। ये जंग कहाँ जाती हुई दिख रही है और इसका बाजार पर, दूसरे देशों पर जिनका कोई लेना देना नहीं है जंग से, क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये जो आपने बात बताई ये एक ख़तरनाक एस्केलेशन है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, एनर्जी सेंटर और ख़ास तौर पर जो पूरे गल्फ़ रीजन में है वो करीब करीब हर देश के पास है। तो ऐसे में जब पहली बार इजराइल ने ईरान और कतर के एक जो सेंटर था, जो गैस फील्ड थी, उस पर अटैक किया, तो उसके बाद ईरान ने कहा था, पहले भी हालांकि ईरान बयान दे चुका था, कि अगर हमारे एनर्जी सेंटर को, गैस प्रोडक्शन सेंटर को या ऑयल फैसिलिटीज़ को आपने टारगेट किया तो हम उसका जवाब देंगे। अब उसका जवाब उन्होंने ये भी कहा था उस वक्त कि हम गल्फ़ में जितने कंट्रीज़ हैं उनके एनर्जी सेंटर्स को निशाना बनाएंगे। ये चेतावनी ईरान दे चुका था, बावजूद इसके इजराइल ने ये अटैक किया। अब इजराइल के अटैक के बाद ईरान की तरफ से बयान आता है जिसमें वो कहता है कि गल्फ़ रीजन में जितने भी एनर्जी सेंटर हैं, दे ऑल आर लेजिटिमेट टारगेट्स, हम अब उन पर टारगेट करेंगे। और ये भी कह दे कि खाली कर दीजिए, और खाली कर दीजिए, जिसमें कोई जान माल का नुकसान ना हो। तो ये ईरान का बयान आया था। इसके बाद ही तुरंत 2 घंटे के अंदर ईरान की तरफ से जो सऊदी अरब की रिफाइनरी है उस पर अटैक होता है। कतर के एलएनजी प्रोडक्शन जहाँ सबसे ज़्यादा होता है उस सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स पे हमला होता है, जिसके बाद उसको बंद करने की नौबत आती है। जैसा आपको मालूम होगा कि एलएनजी कतर दुनिया का 20% एलएनजी जो है कतर ही उत्पादन करता है और उसको पूरी दुनिया में भेजा जाता है अलग अलग तौर पर। यानी कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ को भी सबसे ज़्यादा एलएनजी वहाँ से सप्लाई होती है, इंडिया को भी होती है और बाकी कंट्रीज़ को भी होती है। तो जब ईरान ने ये चेतावनी दी, बावजूद इसके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन की कमी थी अमेरिका और इजराइल के बीच में, क्योंकि अमेरिका की तरफ से पहले ये बयान आया कि हमें मालूम नहीं था, इजराइल ने अपनी तरफ से किया, वी वर नॉट ऑन द सेम पेज। लेकिन अब जो स्थिति है वो इतनी खतरनाक एस्केलेशन की तरफ है कि अगर एलएनजी प्रोडक्शन गल्फ़ कंट्रीज़ में, गल्फ़ रीजन में बंद हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। की भाषा में अगर आप समझाएं कि एलएनजी के प्रोडक्शन अगर बंद होता है तो फिर क्या असर होगा आम लोगों की ज़िंदगी? देखिए, एलएनजी बेसिकली लिक्विड एक गैस का फॉर्मेट होता है जिसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है और घरों में भी यूज़ होता है। तो आप ये मान के चलिए कि उसके मल्टीपल उसके फ़ायदे हैं या मल्टीपल चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। बहुत सारी कंपनियां जो हैं एलएनजी का इस्तेमाल करती हैं कई चीज़ के प्रोडक्शन में। दूसरी चीज़ ये है कि दवाइयों तक बनाने में होता है, यूरिया बनाने में होता है। तो ये तमाम ऐसे सेक्टर हैं जो प्रभावित होंगे। दूसरी मिलाकर किसानों के लिए भी चिंता बढ़ गई है और मेडिसिन तो अब हर घर पहुंचती है, तो यानी कि मेडिसिन महंगी होने वाली हैं और कई जगह तो मैं सुन भी रही हूँ अंकुर जी की महंगी भी हो गई हैं। देखिए, यूरिया सबसे ज़्यादा बनता है। यूरिया का अगर प्रोडक्शन ना हो, आप भी जानते हैं पूरी दुनिया में कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो हमारी आज की है उसमें प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि चीज़ें सस्ती रहें, अनाज ज़्यादा पैदा हो, लोगों की भूख मिटाई जा सके।
अगर ये एस्केलेशन अगले 2-3 महीने चलता है तो पूरी दुनिया में यूरिया का संकट पैदा हो जाएगा। क्या भारत के लिए भी चिंता का विषय है, चूंकि कृषि प्रधान देश है, तो क्या फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल हम लोग वहां से आयात करते हैं, चूंकि चीजें वही प्रभावित होंगी जो वहां से आयात हो रही हैं? देखिए, इसमें भारत की अकेले बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्थिति इस वक्त ये है कि पूरी दुनिया में असर होगा, प्रभावित हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित होगी और हम एक रिसेशन की तरफ जा सकते हैं, एक मंदी की तरफ जा सकते हैं। कोरोना वाला टाइम क्या कहा कि दोबारा आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो बात आपने कही कि अब एक कंपैरिजन यही हो रहा है कि कोरोना के बाद ये एक दूसरा मौका है पिछले 5 सालों में जब ये ऐसी स्थिति, खतरनाक स्थिति पर हम आ गए हैं। एक आमतौर पर बोला जाता है हिस्ट्री में ब्लैक स्वैन इवेंट, तो ब्लैक स्वैन इवेंट है ये। बेसिकली इसको ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये चीज़ें और बिगड़ी और अगर ईरान लगातार अभी जैसे जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इसके कुछ मिनट्स पहले या कुछ आधे एक घंटे पहले भी इस बात की खबरें हैं कि जो अरामको रिफाइनरी है सऊदी अरब की, उसमें और कुछ मल्टीपल एक्सप्लोजन्स सुने गए हैं। हालांकि अभी सऊदी अरब सरकार का एक आधिकारिक बयान आना बाकी है। तो जिस तरह से ईरान जो है अपने ड्रोन्स के जरिए अटैक कर रहा है पूरे गल्फ़ रीजन को, तो उससे एक भयानक संकट पैदा हो सकता है और इसका असर अब दिखने भी लगा है। अगर आप शेयर मार्केट की करें, भारत के शेयर मार्केट की बात करें, तो आज उसमें करीब करीब 3.25% की गिरावट देखने को मिली। S&P की बात करें उसमें भी करीब 1.5% की, नैस्डैक में भी, यानी कि अमेरिका से लेके यूरोपियन मार्केट से लेके इंडियन मार्केट तमाम बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो प्राइसेस हैं गैस के, उसमें 35% का इजाफा हुआ है। क्रूड ऑयल का क्या हाल है? क्रूड ऑयल की बात अगर हम करें तो क्रूड ऑयल जब युद्ध शुरू हुआ था, मतलब उससे पहले करीब 67, 68 या मैक्सिमम 70 तक क्रूड ऑयल रहता था। आज कच्चे तेल की कीमत जो है $115 के करीब पहुंच गई। 40 से 45% का इजाफा अब तक हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप ये इस स्थिति कितना बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान ने तो सीधे सीधे थ्रेट दिया था कि $200 के पार जाएगा। क्या ये स्थिति दिख रही है अगर ये एस्केलेट ज़्यादा होता है? देखिए, ईरान ने जो एक टारगेट कहा है कि $200, जो बाकी दूसरे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि $150 क्रूड होगा, उसका बेसिकली ईरान ये प्रेशर बनाना चाहता है पूरी दुनिया पर, ख़ासतौर पर अमेरिका इजराइल पर, कि देखिए अगर आप हम पर अटैक करेंगे तो हम आपके क्रूड के प्राइसेस बढ़वा देंगे। अब उसके सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड क्या है? तुर्क का इक्का क्या है? कमजोर नब्ज पकड़ी हुई है ईरान ने। बिल्कुल। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जो फारस की खाड़ी है, उसको उसने ब्लॉकेड किया हुआ है एक तरह से। तो उस ब्लॉकेड को वो कह रहा है कि मैं ख़त्म नहीं करने दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बात की दुनिया के बाकी देशों से कि भाई आप वो रास्ता खुलवाने में मदद करें अमेरिका की, उन्होंने साथ नहीं दिया। उसके बाद ट्रंप ने बयान दिया कि हमें कोई परवाह नहीं है, आप खोलें ना खोलें, क्योंकि अमेरिका के पास अपने गैस और तेल के रिजर्व हैं। लेकिन बात ऐसे नहीं होती, क्योंकि लड़ाई अमेरिका ने शुरू की है, तो फिर इस बात की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं अमेरिका को लेनी पड़ेगी। अगर पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती है तेल की वजह से या गैस की वजह से, तो उसका असर तो पूरी दुनिया पे पड़ेगा। अमेरिका जिम्मेदार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका तो भरपाई करने नहीं आएगा ना। तो अंकुर जी, फिर ये हालात कहाँ जाते हुए दिख रहे हैं? देखिए, हालात तो जैसा हमने वीडियो के शुरू में कहा कि क्रिटिकल एस्केलेशन है। अच्छा। यानी कि हम एक मोड़ पर खड़े हो गए हैं जहाँ से आगे रास्ता और ख़तरनाक हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर जब एस्केलेशन इस दिशा में बढ़ता है तो चीज़ें बिगड़ती ही जाती हैं। क्योंकि अगर आने वाले 1-2 दिन में और अटैक्स हुए सऊदी अरब, कतर, ओमान और कुवैत पर, तो उसका असर ये देखने को मिलेगा कि पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पर जो गल्फ़ स्टेट ऑफ हॉर्मूज से जो सप्लाई है, प्लस जो रेड सी से होने वाली सप्लाई है, उस पर भी असर पड़ेगा। और पूरी दुनिया में जो कच्चे तेल और गैस की जो कीमतें हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति को मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब भयानक। अमेरिका रुक नहीं रहा, ईरान मान नहीं रहा, तो फिर ये जंग अब कहाँ जाएगी? और सवाल ये है कि आखिरकार यहाँ पर कोई ख़त्म करने की भी तो बात नहीं कह रहा। ऐसा किसका कोई बयान आपको याद आता है कि किसी ने कहा कि अब जाकर हम जंग खत्म करेंगे, अब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया है? देखिए, फ्रांस कुछ कोशिशें कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी में रूस और चीन की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। तो अगर रूस और चीन मिलके इस सिचुएशन को थोड़ा सा और हैंडल करें और वो अमेरिका से बात करें, तो और फ्रांस भी उसमें शामिल हो, तो हो सकता है कि चीज़ें वापस पटरी पर आए। ट्रंप का तो दौरा चीन का होने वाला था, वो रद्द हो गया, तो वो कुछ स्थिति तो बनती हुई दिख नहीं रही है। बिल्कुल, वो रद्द इसी वजह से हुआ है क्योंकि ये लड़ाई चल रही है। तो उसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज